हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको बायोलॉजी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। यह सेशन अरिहंत पब्लिकेशन का है और एनसीईआरटी एमसीक्यू का सेशन है और इसमें सारे जितना भी 6 से लेकर 12 तक जो भी साइंस का चैप्टर है वह चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन तैयार किया गया है, एमसीक्यू तैयार किया गया है और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यदि आप इससे कर लेते हैं, इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा और यह सारे चैप्टर में से जो मेन क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं उससे बनाया गया है और 6 से लेकर 12 तक जितने भी बुक्स हैं साइंस का वह सारे बुक से क्वेश्चन तैयार किया गया है एमसीक्यू फॉर्म में। और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। बायोलॉजी का चैप्टर कोशिका, इसके प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम देखा? जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? तो आपका ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखे थे। व्याख्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 में प्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा। रॉबर्ट हुड ने 1665 ईस्वी में मृत पादप छाल कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना देखी एवं उसमें उपस्थित कोष्ठकों चैम्बर्स को सेलुला या शेल नाम दिया। तो यहाँ पे जीवित कोशिका को सबसे प्रथम कौन देखा था? तो ल्यूवेनहॉक। और मृत कोशिका को सबसे पहले कौन देखा था? तो आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके इसमें सही कथन है उसको आपको चुनना है। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा एवं सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। यह सही है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। नहीं है, गलत है। थियोडर श्वान एवं मैथियस स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक है। यह सही है। सही कौन हो जाएगा? आपका 1 और 3 सही है। व्याख्या है, कह रहा है कि सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा है जो कि 170 मिलीमीटर लंबा होता है एवं सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है जो कि 0.1 अर्थात जीवाणु का 1/10वां भाग है। थियोडर श्वान एवं मैथियस स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक हैं। कोशिका की खोज के कारण कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुड को कहा जाता है, जबकि केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन बनाया गया है। नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो उनका नाम था रूडोल्फ बिरकोव। व्याख्या देखिए, नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक रूडोल्फ बिरकोव है। उनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है, जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में 1855 में किया था। इसे कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर 8 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ सूची 1 में लक्षण है और सूची 2 में कोशिका जंतु है। सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलाना है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित आपका यहाँ कह रहा है कि एक कोशिकीय जो जंतु है क्लेमाइडोमोनास है, यह सही है। बहुकोशिकीय इष्ट नहीं होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, यह सही है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, तो यह आपका सही है। कवक जो होता है वह आपका बहुकोशिकीय होता है, कवक। इसका नहीं कह रहा है तो नहीं जो है यह बी नहीं है। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि मुख्यतः कवक बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु
अपवाद स्वरूप सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस सेरेबिस यीस्ट एक कोषीय यूकैरियोटिक कवक है। इसका उपयोग अल्कोहल निर्माण व बेकरी उत्पादों जैसे ब्रेड के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 6 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न में से क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? तो यह आपका श्वेत रुधिर कणिका एवं लाल रुधिर कणिका है, जिसको श्वेत रुधिर कणिका को हम लोग WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, और लाल रुधिर कोशिका को RBC बोलते हैं। तो इसका जो है अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका होती है, WBC और RBC। व्याख्या है, कह रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार की तथा लाल रुधिर कणिका केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। श्वेत रुधिर कणिका WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स संख्या में बहुत कम आकार में बड़ी, रंगहीन व केंद्रक युक्त होती है। लाल रुधिर कणिका उभयतल बाइकॉन्केव वृत्ताकार होती है। लाल रुधिर कणिका में उत्पत्ति के समय केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु ये परिपक्वन के दौरान विलुप्त हो जाता है। अपवाद स्वरूप ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी है जिनकी लाल रुधिर कणिका में केंद्रक उपस्थित होता है। वयस्क मनुष्य में WBC की संख्या 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिमी होती है, जबकि लाल रुधिर कणिका की औसत संख्या 54 लाख प्रति घन मिमी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। कह रहा है कि कथन और कारण को पढ़ना है और पढ़ के आपका सही जो उत्तर है उसका चयन करना है। अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अमीबा में पोषण हेतु कूट पादाभ पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो इसमें आपका A और R दोनों सही है, परंतु R A का स्पष्टीकरण नहीं करता है। व्याख्या देखते हैं, अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। यह प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, जिसमें निम्न कोटि के सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जंतु सम्मिलित हैं। इनमें गमन व पोषण कूटपादों स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। एक उत्पाद लचीली अनियमित कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित अंगुली नुमा प्रवर्ध आउटग्रोथ होते हैं। अमीबा में जल के साथ आए भोज कणों को इन प्रवर्धों के द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है एवं भोजन का अंतःकोशिकीय पाचन तथा अवशोषण करने के बाद अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। देखिए, अमीबा का जो आकार होता है ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा है। तो यहाँ पे कोई अगर भोजन है, फूड है, तो अमीबा का जो यह पार्ट हुआ, यह पार्ट जो हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। मीन्स फॉल्स फूड होता है, इसका कोई फूड नहीं होता है। वह धीरे धीरे अपनी संरचना को क्या करेगा, ऐसे ऐसे बढ़ा के और अपने अंदर यह भोजन को क्या कर लेगा, ले लेगा। और यह भोजन इसके अंदर आ गया, तो अंदर आने के बाद इसी के अंदर पाचन अवशोषण जो प्रक्रिया होता है वह कर लेता है। तो इसी का फॉल्स फिट जो होता है उसी को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन है, विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि यह क्यों है, यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। इसका व्याख्या है, विषाणु जीवित व निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, क्योंकि यह पोषद होस्ट कोशिका के बाहर निर्जीव
कणों के रूप में रहते हैं, लेकिन किसी पोषक कोशिका में पहुंचते ही ये सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। इनमें स्वयं के गुणन एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए साधन नहीं होते, बल्कि यह पोषक कोशिका के साधनों का उपयोग करते हैं एवं प्रतिलिपिकरण रिप्लिकेशंस द्वारा जनन करते हैं। इनमें डीएनए तथा आरएनए में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका वायरस होता है, तो वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए बोलते हैं कि वायरस है। तो वायरस आपका जब एयर में है, हवा में है, तो यह निर्जीव है, वह नॉन लिविंग थिंग्स के तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही कोई आपका लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आएगा तो यह क्या करेगा, सजीव की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो विषाणु होते हैं वह जीवित व निर्जीव की मध्य की कड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 8 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि कथन और कारण को पढ़कर और सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से सही उत्तर कौन है? प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे विषाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह सही है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल डीएनए युक्त केंद्रकाभ पाया जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की स्पष्टीकरण करता है। देखिए प्रो यूकैरियोटिक, प्रो मीन्स याद करने के लिए ले लीजिए, प्रो मीन्स नो, मीन्स प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होगा, आपका केंद्रक जो है वह अनुपस्थित रहेगा। और एक होता है आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होगा वह आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो याद रख लीजिए, ट्रिक है। प्रो मीन्स नो, मतलब नो केंद्रक, न्यूक्लियस जो होगा वह अब्सेंस होगा उसमें। व्याख्या है, व्याख्या कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक की एक निश्चित संरचना का अभाव होता है तथा इसके प्रमुख अवयव केंद्रक कला, गुणसूत्र, केंद्रिका आदि अनुपस्थित होते हैं। वास्तव में केंद्रक के स्थान पर इनमें नग्न डीएनए पाया जाता है, जिसे आरंभिक केंद्रक या केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर 5 क्लास 11 एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। निम्न में से किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? इसमें केंद्रक का किसमें अभाव होता है? तो थाइलोबैसिलस, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। और आपका एनाबिना में केंद्रक का अभाव होता है। तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। व्याख्या है, थायोबैसिलस जीवाणु तथा एनाबिना नीले हरे शैवाल में केंद्रक का अभाव होता है। ये मोनेरा जगत के जंतु है। इस जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं तथा अतः इनमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके विपरीत यूकैरियोटिक जंतुओं में सुविकसित केंद्रक व द्विकलायुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास शैवाल हो गया, युगलिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ठीक है, ईस्ट कवक आदि में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 5 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं आपका क्या है? कह रहा है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी होता है, यह सही है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, सही है। कवक कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यह भी सही है। प्रायः जीवाणु कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है, यह गलत है। जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो आपका जीवाणु कोशिका नहीं, आपका जो प्लांट होता है उसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि
कोशिका के संदर्भ में क्या कर रहा है कि जीवाणु में पर्णहरित अनुपस्थित होता है। साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर सभी जीवाणुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जीवाणु में स्वपोषी तथा विषमपोषी प्रकार का पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणुओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट न होकर एक लैमिला लैमिला रचना वाले अनेक थाइलोकाइड्स जीव द्रव में उपस्थित रहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर 8 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है। अगर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो वह किस आधार पर होता है, तो पहला आधार आपका है केंद्रक की स्थिति के आधार पर होता है। उसके बाद रसधानी के आधार पर होता है। उसके बाद रसधानी की संख्या पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पे होता है। तारकाय की संख्या पे होता है और लवक की संख्या पे होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किस आधार पर होता है। तो जंतु व पादप कोशिका में केंद्रक का आकार समान परंतु स्थिति असमान होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है जबकि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति व लवक अनुपस्थित होते हैं जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी तथा पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी वैक्यूल होता है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में तथा पादप कोशिका में कम संख्या में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित तथा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह सारी जो है आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 5 क्लास 9 एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन बनाया गया है और क्वेश्चन है कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य कथन जो है वह आपका चुनना है। कोशिका झिल्ली वसा की दोहरी परत की बनी होती है जिसमें अंदर धसे हुए एवं बाहर चिपके हुए प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। यह सही है आपका। पादप कोशिका में मृत सेलुलोस द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्यतम आवरण बनाती है। यह भी सही है। कवकों की कोशिका भित्ति भी पादप की भांति सेलुलोज की बनी होती है। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। आंसर इसका सी हो जाएगा। व्याख्या देखिए। कह रहा है कि कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में क्या कथन है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति सभी पादप जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, कवकों एवं प्रोटिस्टा वर्ग की कुछ जातियों की कोशिकाओं के चारों ओर निर्जीव पदार्थों से बनी परत के रूप में पाई जाती है। एक कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा व अस्थायी आकार प्रदान करती है परंतु जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। अतः उनमें कोशिका झिल्ली ही कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 8 क्लास 11 एनसीईआरटी से है और आपका आईएएस 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पादप और प्राणी कोशिका के मध्य समानता अंतर के बारे में सत्य है। इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है जबकि वह प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। बिल्कुल यह सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत वह प्राणी कोशिकाओं में होती है। यह गलत है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद रसधानी होती है वैक्यूल्स जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानियां होती है। यह सही है। तो आपका 1 और 3 जो है वह सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि पादप और प्राणी कोशिकाओं के मध्य समान अंतर है। क्या है। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला प्लाज्मा कला उपस्थित होती है व इसके बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा कला उपस्थित होती है किंतु इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहत
केंद्रीय रसधानी होती है, परंतु प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य चुनना है कि कौन सा असत्य है। अमीबा में एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। विश्रम केवल गैसों में होती है, यह गलत है। प्राशरण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सही है। प्राशरण एक दिशीय प्रक्रम है, यह सही है। तो असत्य कौन है? तो असत्य जो आपका केवल 2 है। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा कि कोशिका झिल्ली के संदर्भ में क्या बात है कि विषरण द्रव गैसों व कुछ ठोस पदार्थों में होने वाली क्रिया है। इसके अंतर्गत पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन होता है। यह क्रिया पादपों में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह पादपों में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन है। गैसों और द्रवों में विषरण क्रिया सामान्य होती है जबकि ठोसों में असामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया है। शिंगर एवं निकोलसन ने निम्न में से किसका विस्तृत अध्ययन किया? तो यह कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर अध्ययन किए थे। व्याख्या है, सिंगर एवं निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया था और कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल 1972 दिया था। कह रहा है कि इसके मतानुसार कोशिका झिल्ली लिपिड के दोहरे स्तर से बनी होती है। इसमें बाहर की ओर परिधीय तथा बाह्य प्रोटीन के अणु जुड़े होते हैं तथा कुछ आंतरिक प्रोटीन के अणु लिपिड की परत में धंसे रहते हैं। इस मॉडल के अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड की दोहरी सतह के भीतर प्रोटीन अणु गति करते हैं। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कथन और निष्कर्ष को पढ़ना है और उसमें सही जो उत्तर जो है उसको आपको चुनना है कि इसमें सही उत्तर कौन है। कह रहा है कि एक अंड कवच रहित अंडों को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबाने पर अंडा सिकुड़ जाता है, यह सही है। चाशनी के अति पराशरी होने के कारण अंडे की कोशिका झिल्ली विकृत हो जाती है, यह गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबाने पर अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि अंड कोशिका के कोशिका द्रव में जल की सांद्रता चीनी की चाशनी में जल की सांद्रता से कम है, जिससे जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होकर अंड कोशिका की कोशिका कला से बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बहिःप्रासरण एक्समोसिस कहते हैं, जिससे अंडे का जीव द्रव सिकुड़ जाता है, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। चाशनी के अति पराशरी होने के कारण अंडे की कोशिका झिल्ली विकृत नहीं होती। यदि इस कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो बाहर का रस जल रसदानी के अंदर प्रवाहित होने से कुछ समय में ही जीव द्रव का वह कोशिका भित्ति पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, जिसे जीव द्रव विकिंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कोशिका में जीव द्रव विकुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है? तो इसमें बहिःप्रासरण प्रेरित करता है और अति पराशरी विलयन प्रेरित करता है। तो यह दोनों प्रेरित करता है, तो 1 और 3 जो है वह होगा। व्याख्या है, कोशिका में जीव द्रव संकुचन को बहिःप्रासरण व अतिपराशरी हाइपरटोनिक विलयन प्रेरित करता है। सामान्य अस्फीति अवस्था में पादप कोशिका का रसधानी रस एवं कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति को दबाए रखता है। इसके कारण कोशिका की कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति फैलकर तनी रहती है।
जब इस अवस्था की कोशिका को ऐसे घोल में रखते हैं तो कोशिका द्रव्य से अधिक सांद्रित हो अर्थात अति प्रासरी विलयन हो तो कोशिका से जल का बहिर्प्रासरण होने लगता है और रसधानी छोटी होने लगती है। इसका दबाव जीव द्रव पर कम होने के कारण जीव द्रव संकुचित होने लगता है जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। आपका युग्मों को क्या करना है, सुमेलित करना है। किस कह रहा है कि सुमेलित इसमें से कौन नहीं है उसको चुनना है। हिस्टोन जो है आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए, यह सही है। पेप्टाइडोलाइकिन जो है जीवाणुवीय कोशिका भित्ति है, यह भी सही है। तरल मोजेक यह आपका जीव द्रव, यह गलत है। कोशिका का भंडारगृह रितिका, यह सही है। तो गलत कौन है, सी जो है वह गलत है। उत्तर है, कह रहा है कि तरल मोजेक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित है। यह मॉडल सिंगर व निकोलसन 1972 में दिया था। इसके मतानुसार जीव द्रव कला लिपिड के दोहरे स्तर से बनी होती है जिसमें आंतरिक एवं परिधीय प्रोटीन धसे रहते हैं। जीव द्रव कोशिका में एक अर्ध तरल जैलुनिमा द्रव होता है। पुरकिंजे ने इसे 1840 ईस्वी में जीव द्रव नाम दिया था। यह जीवन का भौतिक आधार है। यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जिसमें गति, पोषण, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, श्वसन, उत्सर्जन आदि महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन तैयार किया गया है। कह रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। SER राइबोसोम विहीन होकर भी लिपिड पर संश्लेषण करती है। देखिए SER मीन्स होता है आपका स्मूथ रेक्टिकुलम, स्मूथ रेक्टिकुलम होता है। तो यह सही है, यह सही है। कह रहा है कि RER राइबोसोम युक्त होने के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यह भी सही है। समान कोशिका में RER बराबर ACR स्थिति होती है, नहीं ऐसा नहीं है, यह गलत है। तो 3 इसमें गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम के बारे में कह रहा है कि यह क्या है, समान कोशिका में RER नॉट इक्वल टू ACR स्थिति होती है। खुदरी या कनिकामय अंतर प्रद्रवी जालिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुदरी या कनिकामय होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है, जबकि राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ACER चिकनी होती है। यह मुख्यतः बचा हुआ ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है कि कथन कारण को पढ़ना है और उसमें सही उत्तर जो है उसको चुनना है कि सही उत्तर कौन है। लाइसोसोम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्लों को पचाने में सक्षम होता है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम्स जल अपघटक एंजाइम्स जैसे लाइपेज, प्रोटीएजेज तथा कार्बोहाइड्रेज से युक्त होते हैं, यह भी सही है। तो आपका ई और आर दोनों सही है और आर एक ही स्पष्टीकरण करता है। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त पुटिकाणु का संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाएं में बनते हैं। लाइसोसोम पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेज,
प्रोटीएजेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि निम्न असंगत युग्म कौन सा है। असंगत युग्म को चुनना है कि कौन सा है। तो प्रोटीन जो है वह राइबोसोम, ठीक है। डीएनए क्रोमोसोम, सही है। ग्लाइकोप्रोटीन RER, यह गलत है। जीव द्रव्य कुंचन राजधानी, यह सही है। तो गलत कौन है, सी। व्याख्या कराए कि ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जिकाय में होती है। गोल्जिकाय में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अणुओं के साथ संयुक्त होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिलीकरण कहते हैं। हालांकि शर्कराओं के प्रोटीन से संयुक्त होकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कनिकामय अंतःपृथ्वी जालिका RER में आरंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 8 क्लास 11th NCERT IS प्री 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो अंतःपृथ्वी जालिका और राइबोसोम की भूमिका ज्यादा होती है। व्याख्या, प्रोटीन संश्लेषण में अंतःपृथ्वी जालिका और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान तथा एंजाइम प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना भी कहते हैं। जबकि कनिकामय अंतःपृथ्वी जालिका की संपूर्ण सतह पर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 8 क्लास 11th NCERT से बनाया गया है। कह कि गोल्जिकाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को चुनना है कि कौन असत्य है। कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिका के सिल्वर नाइट्रेट से अभिरंजित कर गोल्गी उपकरण की खोज की, यह सही है। यह जटिल शर्कराओं एवं प्रोटीन का निर्माण एवं परिवहन नहीं करता, यह गलत है, करता है। यह कोशिका अंतःझिल्ली तंत्र का भाग होता है जो लयनकाय का निर्माण करता है, यह सही। तो आपका कौन गलत है, तो गलत जो है वह केवल 2 है। देखिए व्याख्या है कि गोल्जिकाय के संदर्भ में क्या है कि यह जटिल शर्कराओं एवं प्रोटीन का निर्माण एवं परिवहन करता है। गोल्जिकाय एक द्विकला युक्त कोशिकांग है। यह केवल सुकेंद्रकीय यूकेरियोटिक कोशिकांग में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में यह प्रायः एक ही होता है, किंतु पादप कोशिका में अनेक हो सकते हैं। कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिका को सिल्वर नाइट्रेट से अभिरंजित कर गोल्जी उपकरण की खोज की थी। एक कोशिका झिल्ली तंत्र का भाग है। एक कोशिका के अपमार्जक सफाई कर्मी व ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। यह प्राथमिक लयनकाय लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चैप्टर 5 क्लास 9th NCERT से बनाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है। ए द्विकला युक्त कोशिकांग है जिसे कोशिका शक्तिगृह भी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यह सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ATP का उत्पादन होता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है और ये जो ATP है वह आपको कोशिका का ऊर्जा होता है, तो यह सही है। इनमें 70S राइबोसोम DNA में RNA पाया जाता है, यह भी सही। तो यह सभी सही है। व्याख्या है, कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में देखिए क्या क्या कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के 2 शब्दों अर्थात माइटो धागा या सूत्र व कॉन्ड्रिया कण से बना है, अर्थात यह दोहरी झिल्ली युक्त कनिका में धागे नुमा संरचना है, इसलिए इसे सूत्र कनिका भी कहते हैं। इसे कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा ATP का उत्पादन इसकी आंतरिक झिल्ली में होती है। ये जैनस ग्रीक द्वारा अभिरंजित किए जाते हैं। इसमें 70S राइबोसोम DNA व RNA पाया जाता है, इसलिए यह स्वतः विभाजित होकर जनन कर सकते हैं तथा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चैप्टर 5 क्लास 9th NCERT से यह बनाया गया है। लवक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे जो प्लास्टिड है इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन असत्य है।
तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रहक लवक है, यह सही है। क्लोरोप्लास्ट भोजन उत्पादक लवक है, यह सही है। क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी है, नहीं, यह गलत है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो आपका बर्नी लवक पादपों के ऊपरी व रंगीन भागों में यह पाया जाता है, यह गलत है। सी इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, लवक प्लास्टिड के संदर्भ में क्या है। क्रोमोप्लास्ट या बर्नी लवक पादपों के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पों की पंखुड़ियों एवं फलों को विशेष रंग प्रदान करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट जो है सो ये लवक कई रंगों के हो सकते हैं। इनके स्ट्रोमा में पटलिकाएं नहीं पाई जाती। ये जीवाणु एवं शैवाल में प्रकाश का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चैप्टर 5 क्लास 9 एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे कथन और कारण को पढ़कर और सही इसमें उत्तर जो है उसको आपको चुनना है। कहा कि आलू में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है, बिल्कुल सही है। आलू जो है वो आपका तने का भाग है, तो वह सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कह रहा है कि आलू में ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक की अधिकता पाई जाती है। ये लवक रंगहीन होते हैं। ये मुख्यतः पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रहित करने वाले भागों जैसे भूमिगत तने, आलू एवं जड़ में पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश अवर्णी लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका उल्टा हो जाता है। आलुओं को प्रकाश में रखने पर हरा होना इस परिवर्तन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चैप्टर 5 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही को आपको चुनना है कि सही कौन है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का परिवहन, नहीं, यह गलत है। क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, गलत है। क्लोरोप्लास्ट स्टार्च निर्माण, गलत है। डिक्टियोसोम गोल्जिकाएं, यह जो है सही है। सही सुन मिले तो सही जो है आपका डी सही है। व्याख्या करा कि पादपों में गोल्जिकाएं को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसे लियोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पदार्थ, गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नामों से भी जाना जाता है। ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक पादपों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। ये मुख्यतः पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे भूमिगत तना एवं जड़। ये भोजन का परिवहन नहीं करते हैं। क्रोमोप्लास्ट या बर्नी लवक पादपों के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पों की पंखुड़ियां एवं फलों को विशेष रंग प्रदान करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में ये प्रकाश संश्लेषी पर्ण हरित क्लोरोफिल पाया जाता है। यह हरे रंग की सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा पादपों में इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण से भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चैप्टर 8 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यह आपका राइबोसोम पाया जाता है। व्याख्या देखिए, करा कि राइबोसोम कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। राइबोसोम अति सूक्ष्म कलाविहीन कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। इन्हें पैलेड कण या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह 70s प्रकार के होते हैं एवं जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में एक जीव द्रव में अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह 80s प्रकार पर केंद्रक आवरण 80s प्रकार पर माइटोकॉन्ड्रिया 70s प्रकार तथा लवकों में 70s प्रकार में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक केंद्रिका में 80s प्रकार के भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 8 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कहा कि केंद्रक में उपस्थित
अनुवांशिक पदार्थ क्रोमैटिन जालक निम्न में से किसका बना होता है? तो क्रोमैटिन जालक जो होता है वह आपका प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होता है। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ क्रोमैटिन जालक क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। क्रोमैटिन शब्द क्रोमा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ रंगीन क्रोम कलर्स होता है, इसलिए इसे क्रोमैटिन पदार्थ कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय में क्रोमैटिन तंतु मोटे होकर रिबन नुमा हो जाते हैं जिसे गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण का परिवहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। IAS प्री 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। व्याख्या है करा कि नाभिक केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में डीएनए होता है। इसमें उपस्थित डीएनए वर्तुलाकार होता है तथा इसकी लंबाई 150 होती है। इसकी संरचना जीवाणु के न्यूक्लियोटाइड्स से समानता प्रदर्शित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आनुवंशिक दृष्टि से स्वतंत्र है, परंतु ये अपनी क्रियाओं के लिए केंद्रीय डीएनए पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से यह बनाया गया है और कह रहा है कि आपका कोशिकांग है सूची 1 में और सूची 2 में आपका सामान्य नाम है, उसको मिलाना है। लाइसोसोम जो है वह आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइटल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। हरित लवक जो होता है कोशिका का भोजनालय होता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि आपके पौधे में पाया जाता है। रसधानी जो है वो आपका कोशिका का कचरा पात्र कहा जाता है। गोल्जी बडी जो है वह कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है और केंद्रक जो है वह कोशिका का नियंत्रित कक्ष कहा जाता है। तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। व्याख्या है कह रहा है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं क्योंकि इसके फटने पर इसमें से निकले जल अपघटनी एंजाइम कोशिकांगों का विघटन कर कोशिका को मृत कर देता है। हरित लवक को कोशिका का भोजनालय कहते हैं क्योंकि पादपों में हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। रसधानी को कोशिका का कचरा पात्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे होते हैं। गोल्जिकाएं को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या अपमार्जक भी कहते हैं क्योंकि ये विभिन्न कोशिकीय पदार्थ के भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए कार्य करते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से आपका सम्मिलित करना है। सूची 1 में कोशिकांग है और इसके खोजकर्ता हैं। तो केंद्रक की जो खोजकर्ता है वह रॉबर्ट ब्राउन साहब है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कॉलिकर है और केंद्रिका की खोजकर्ता फोंटाना है। राइबोसोम की खोजकर्ता पैलेड है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑक्टिड की कोशिका में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कॉलिकर ने 1850 ईस्वी में कीटों की विच्छेदित रेखीय मांसपेशियों में की थी। 1897 ईस्वी में सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। केंद्रिका को सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 ईस्वी में देखा था, परंतु इसकी व्याख्या 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने की थी। राइबोसोम को GE
पैलाडे ने वर्ष 1955 में जंतु कोशिका में देखा था तथा वर्ष 1958 में रॉबर्ट ने इसकी नामकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, चैप्टर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कोशिका विभाजन के संदर्भ में सही कथनों का चयन करके और इसमें जो सत्य है सत्य को चुनना है। कोशिका विभाजन के बारे में कह रहा है कि समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। सही है, समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त ऊतक या घाव की मरम्मत करता है, यह भी सही है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जननांगों की जनन कोशिकाओं में होता है। सही है, अर्धसूत्री विभाजन बहुत लंबा एवं ऊर्जा तथा समय की खपत करवाने वाला प्रक्रम है, यह भी सही है। तो इसमें जो है सभी सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में सही कथन को देखना है। कहा कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा वृद्धि तथा घावों की मरम्मत होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जननांगों की जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जनन कोशिकाओं इस विभाजन द्वारा विभाजित होकर गुणित इन युग्मक बनाती है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की तुलना में आधी रह जाती है। इस विभाजन में समय व ऊर्जा की खपत अधिक होती है तथा ये बेहद लंबी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चैप्टर 6 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। इसमें से असत्य कथन को चुनना है कि कौन सा असत्य कथन है। कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण प्रतिकृतिकरण एवं वृद्धि होती है, यही जो है वह असत्य है। व्याख्या है, कह रहा है कि कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण नहीं होता। इसका निर्माण कोशिका की अंतरावस्था की संश्लेषी इस प्रावस्था में होता है। कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव के जीवन का विकास एक कोशिकीय द्विगुणित 2n कोशिका या युग्मनज जाइगोट द्वारा प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया जीवधारियों में लगातार चलती रहती है। पादपों की तुलना में जंतुओं में सीमित वृद्धि होती है, क्योंकि पादपों में विभज्योतक ऊतक के कारण निरंतर कोशिका विभाजन होता है, परंतु जंतु में विभज्योतक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। अतः वयस्कों में शरीर का आकार निश्चित होकर वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है।